बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज एक और जो है वो करंट अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स का जो है वो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, सूडान सिविल वॉर। और देखते हैं कि जो सूडान की सिविल वॉर है ये क्या है और उसके क्या रीज़न्स हैं और क्या क्या जो है इसमें हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि सूडान की जो सिविल वॉर है ये एक्चुअली में है क्या, इसको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर सूडान का ज्योग्राफी देखें, ठीक है, यहाँ पे इस मैप के अंदर तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास सूडान है, ठीक है। और इसके अगर इस साइड पे देखिए यहाँ पे रेड सी आ रहा है, इसके साथ एरिट्रिया है, यहाँ पे इथोपिया जिसको पहले हबशा कहते थे, और इसके साथ यहाँ पे साउथ सूडान है। पहले ये पूरे का पूरा एक ही सूडान था लेकिन फिर यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया सॉरी। इसके साथ यहाँ पे देखिए तो चार्ड है, यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है। यानी सबसे बड़े जो बॉर्डर लगते हैं इसके एक इथोपिया के साथ लगता है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो इजिप्ट है, और फिर यहाँ पे साइड पे देखिए हम वेस्ट की साइड पे तो चार्ड हमें देखने को मिलता है और साउथ सूडान के साथ देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे ये इसके बॉर्डर्स हैं या इसका ज्योग्राफी है अफ्रीका के अंदर, और ये एक इस्लामिक कंट्री है। इससे पहले अगर इसे तोड़ा ना जाता तो ये सबसे बड़ा जो है वो एरिया के लिहाज से इस्लामिक कंट्री था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। तो अब अगर हम इसका देखते हैं कि क्या है, क्या एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे सूडान के अंदर सिविल वॉर हो रही है। अब सिविल वॉर किसे कहते हैं? देखिए, जब मुल्क के अंदर एक तो है वॉर, ठीक है, वॉर का मतलब है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लड़ रहा है, ये है सिंपल सी जंग। लेकिन जब एक मुल्क के अंदर अपने ही ग्रुप्स जो हैं, यानी यहाँ पे आर्मी की आपस की लड़ाई लगी हुई है, इदारों की आप कह लें, तो इदारों की अपनी लड़ाई है, तो उसमें आप कह लें एक साइड पे जो है फौज है और दूसरी साइड पे जो है वो रेंजर्स हो, तो ऐसे जो है वो इनकी वो लगी हुई है वॉर, और साथ में जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये एक सिविल वॉर है और जो कि कंट्री के अंदर ही लगी हुई है, और जो सिक्योरिटी ग्रुप्स के बीच में है एक्चुअली में, जिनको लोग फिर ज्वाइन कर रहे हैं। एक साइड पे आर्मी है और दूसरी साइड पे पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और रीजन क्या है, क्या वजह है वॉर की? वो है पावर ओवर अदर्स, कि एक ये कहता है कि दूसरे को पावर जो है वो गलत दी गई है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारे इख्तियार होना चाहिए, यानी ताकत हासिल करने के लिए जंग हो रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब हुआ? वो हुआ जी अप्रैल 15, 2023 को, यानी 15 तारीख को, पिछले महीने की, या अप्रैल की 15 को जो है ये स्टार्ट हुई लड़ाई। और ये लड़ाई कब स्टार्ट हुई? अभी 5 ही साल गुजरे थे नई जमहूरियत को, ठीक है, यानी कि सूडान के अंदर नई जमहूरियत आई थी, और नई जमहूरियत को सिर्फ 5 ही साल गुजरे थे कि दोबारा से जो है वो जनरल्स का कॉन्फ्लिक्ट लग गया, उन्होंने मुल्क को आग में झोंक दिया। तो एक साइड पे क्या है जी, एक साइड पे रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसको नाम दिया जा रहा है RSF का, जिसको आगे हम यूज करेंगे, तो ये RSF मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्स है। दूसरी साइड पे इसका मुकाबला हो रहा है सूडान आर्म फोर्सेस से, SAF से। यानी आर्म फोर्सेस का मतलब ये तो है सूडान की आर्मी, और ये फोर्स जिसको बाद में जो है फोर्स का दर्जा दिया गया एक्चुअली में, ठीक है, तो ये इसका कह लें आप रेंजर्स कह लें, या जो पैरामिलिट्री जो है वो कह लें आप, यानी कि फौज से कम है एक्चुअली में, लेकिन वहां पे बराबरी से किया गया है। तो एक साइड पे RSF है और दूसरी साइड पे SAF है, इनके बीच में ये वॉर है एक्चुअली में। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं कि वॉर में हो क्या रहा है, तो एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं कि वॉर फॉर पावर आफ्टर किसके बाद ये स्टार्ट होती है? ओवरथ्रोइंग लॉन्ग टाइम डिक्टेटर उमर अल बशीर, कि उमर अल बशीर जो है, जो एक बहुत ही लंबे अरसे तक डिक्टेटर रहे हैं, 2019 में जो है जब इन्हें निकाला गया 2019 में, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ये सिलसिला यानी किस तरह जारी है, क्योंकि वॉर भी स्टार्ट हुई, लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो हालात 2019 से स्टार्ट हो गए थे जब उमर अल बशीर को निकाला गया। अब ये अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आगे डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। और ये वायलेंस अभी तक जो है वो 13 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में फैल चुका है, और ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो साइड के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, यानी इथोपिया हो गया, चार्ड हो गया, लीबिया या इजिप्ट हो गया, यहाँ पे भी ये फैलने का खतरा है अगर ये जल्दी जल्दी रोका ना तो। और इसका रिजल्ट अभी तक क्या निकल रहा है कि जो सिविलियन लोग हैं इस आर्मी की लड़ाई में या इदारों की लड़ाई में, जनरल्स की लड़ाई आप कह लें से सिंपली, तो जनरल्स की लड़ाई में एक्चुअली में क्या हो रहा है, मुल्क के सिविलियन लोग जो हैं वो हजारों की तादाद में इस टाइम तक जो है वो कत्ल हो चुके हैं, ठीक है। ये तो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब अगर हम देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ वॉर जो है वो कैसे होती है, यानी जंग का जो आगाज है यहाँ पे सिविल वॉर जो हुई उसका देखते हैं वो कैसे होती है सूडान के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये एक्चुअली में कहानी स्टार्ट होती है ब्रेकिंग सूडान सिक्योरिटी अपरेटस सिंस द 2018 एंड 19 रेवोल्यूशन एंड द मिलिट्री कॉप दैट फॉलोड, कि भाई जो सूडान का मिलिट्री अपरेटस है, मिलिट्री अपरेटस का मतलब है जो उसका उनका जो मिलिट्री का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था,
मिलिट्री अपरेटिस मतलब उनका जो मिलिट्री का स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया गया या उसको तोड़ा गया जब, तब ये कहानी बनी। अब तोड़ा कैसे गया, यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर है ना कि मिलिट्री का एक फिक्स स्ट्रक्चर, जैसे पाकिस्तान में आर्मी है तो उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर उसके बराबरी में कोई और इदारा जो है उसको वही अहमियत दे दी जाए तो अल्टीमेटली वो जो एक स्ट्रक्चर है आर्मी का वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो सिक्योरिटी अपरेटिस था उसको तोड़ा गया सूडान के अंदर। और कब तोड़ा गया, 2018-19 का जो रेवोल्यूशन आया वहां पे, ठीक है, उसके बाद। और उसी के साथ साथ एक तो रेवोल्यूशन आया, यानी 2018 में कौन सा रेवोल्यूशन आया कि 19 दिसंबर 2018 को वहां पे एक प्रोटेस्ट हुई। प्रोटेस्ट किसके ऊपर हुई, बहुत ज्यादा महंगाई या कीमतें जब बढ़ाई गई, अचानक से पहले ही हालात खराब थे, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ाई गई, तो उसके ऊपर जो है एक प्रोटेस्ट हुई। तो इस तरह से वो जो बशारुल असद साहब थे, ठीक है, उन्हें जो है बशीर साहब को हटा दिया गया। और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, यहां पे हमें देखना मार्शल लॉ लग गया, यानी एक को हटाया तो दूसरा मार्शल लॉ आ गया। अब मार्शल लॉ इतनी जल्दी ऐसा तो नहीं खैर आया, हालात बुरे बने रहे, तो 25 दिसंबर 2021 को जो है यहां पे मार्शल लॉ आया, लेकिन उससे पहले भी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं थी या उसी तरफ ही जा रही थी। तो ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई, सबसे पहले 19 दिसंबर 2018 से, जब एक हुकूमत को गिराया गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की गई। और उसके बाद फिर उसी में आगे मजीद जो है वो जल्दी पे तेल का काम हुआ कि 25 दिसंबर 2021 को मार्शल लॉ भी लगा दिया गया, उन्हीं खराब हालात में चलते हुए। अब मार्शल लॉ के रीजंस क्या थे, अगर वो देखते हैं तो उसमें फर्स्ट रीजन था लैक ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स जो हैं वो इस टाइम पे खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल वहां पे भी फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी थी, जिससे जो है वो एक्चुअली में जो है वो बाहर से फॉरेन ट्रेड की जाती है। दूसरा क्या है जी, ह्यूज पब्लिक डेथ, कि भाई बहुत ज्यादा हुकूमत के ऊपर जो कर्जा था वो बढ़ चुका था, जो आज पाकिस्तान के हालात हैं। दूसरी बात, तीसरी बात सोरिंग कमोडिटी प्राइसेस, के जो रोजमर्रा की अशिया थी उनकी कीमतें बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी। तो ये तीनों चीजें इस टाइम पे हमें पाकिस्तान में अल्टीमेटली दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि यहां पे भी लैक ऑफ करेंसी है, डॉलर खत्म है, बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है हुकूमत के ऊपर, और कहा जा रहा है जून के बाद से कोई प्लान नहीं है, ये IMF कह रहा है, ठीक है। और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं आप इस टाइम पे देख लें तो 48% इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये हालात वहां पे बने, ये पूरे के पूरे जो हालात बने, तो ये वॉर की बिगिनिंग हुई, आप कह लें एक हालात बनने की बिगिनिंग हुई। फिर हम देखते हैं इसमें मजीद हमें क्या देखने को मिलता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई सूडान के अंदर क्या हो रहा है कि सूडानीज आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक्चुअली में रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है, ठीक है, यानी RSF जो है वो एक सेंटर बन चुकी है, दो बड़े मेन प्लेयर्स हो चुके हैं। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि भाई जो दूसरी फोर्स है उसने क्या किया जी, यानी जो SAF है, ठीक है, RSF वर्सेस SAF जो है, इन्होंने क्या किया, जो सिविलियन जो पावर्स थी उसको साइड लाइन पे कर दिया कि भाई तुम लोग हटो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे। दोनों या फौजें आपस में लड़ना स्टार्ट हो गई, तो आम लोग जो है उनको पीछे कर दिया। साथ में जो इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा था इनके ऊपर कि भाई आप ऐसा ना करें, आप वहां पे इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शन के नतीजे के तौर पर वहां पे जो मुंतखब सिविल गवर्नमेंट आए उसको हैंड ओवर करें, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इनकी आपस की लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है, यानी आपस की लड़ाई स्टार्ट हो गई और सिविलियन लोगों को छोड़ ही दिया और सिविलियन जो पावर थी उसको भी छोड़ दिया। तो इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके हाथ से पावर निकल गई। अब मजीद अगर हम देखते हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने क्या थ्रेट पैदा किया जी, अब इसने थ्रेट पैदा किया कि ये री इग्नाइट लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन दारफोर, कि दारफोर का जो उनका जो वेस्टर्न सूडान का इलाका है, ठीक है, जिसमें आप मैप में देखा, सूडान के मैप में इस साइड पे जो इलाका यहाँ पे आता है ये गरीब इलाका है एक्चुअली में, यहाँ पे अरब रहते हैं, और दूसरा ये इलाका थोड़ा गरीब है, उस तरह से डेवलप्ड नहीं है जिस तरह से खरतूम का इलाका डेवलप है। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है, और इसके साथ साथ अब इसमें ये पोटेंशियल भी मौजूद है कि ये स्प्रेड हो सके सूडान के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वहां पे, ठीक है, यानी वही जो थ्रेट है कि भाई अगर इसको रोका ना गया तो ये मजीद आगे बढ़ेगा, और आगे कहां पे बढ़ेगा, अपने जो साइड के इलाके हैं वहां पे बढ़ेगा। अब अगर हम देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या थे इस सिविल वॉर के अभी जो हो रही है, उसके कॉजेज में अगर हम मजीद आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सूडान मिलिट्री लीडर्स, के एक्चुअली में ये मिलिट्री लीडर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट है सबसे पहली बात। और उसमें कौन कौन से मिलिट्री लीडर्स है, एक साइड पे है जी जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, यानी एक साइड पे अब्दुल फतह अल बुरहान साहब आ गए, और इनके साथ जो मुकाबला है वो है जी जनरल मोहम्मद हमदान दगोल, ठीक है जी, या इनको हिमदती भी कहा जाता है, नॉर्मली हिमदती ने कहा जाता है। तो ये दो जनरल्स के बीच का आपस की यानी लड़ाई है, एक साइड पे अब्दुल फतह अल बुरहान है और दूसरी साइड पे मोहम्मद हमदान अल दगालू हैं। तो ये दो जो हैं
एक आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच में ये लड़ाई क्यों है? लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन द वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज, कि ये बहुत से सिक्योरिटी एजेंसीज यानी कुछ आर्मी के अंडर आती हैं डायरेक्टली, ठीक हो गया, और कुछ जो है आप रेंजर्स ही से समझने के लिए कह लें, जो दूसरा ग्रुप है उसके अंडर आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी की एजेंसीज के और जो रेंजर्स की एजेंसीज है इनका आपस में इस टाइम पे यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, कि ये इनकी जो एजेंसीज, इनकी जो सब एजेंसीज है वो मिलकर अब यहां पे, और इनको लीड कौन कर रहा है? ये दो जनरल्स जो हैं वो इनको लीड कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है, यानी एक ऐसी दुश्मनी जो कि काफी टाइम से चली आ रही है। अब सवाल यह है कि काफी टाइम से क्यों चली आ रही है, इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है। अब इसका जवाब हमें यहां पे मिलता है कि 1989 के अंदर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर जो थे, ठीक है, जिनको 2019 में उतार दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है, जब उन्होंने एक मार्शल लॉ के थ्रू वो हुकूमत में आए थे, तो उन्होंने न्यूमरस सिक्योरिटी ऑर्गन्स जो थे उनको क्या किया था जी? उनको एक तो पावरफुल कर दिया था, और दूसरा कुछ जो ऐसे इदारे थे जिनको यानी कि उस लेवल पे नहीं होना चाहिए था, उनको अपने फायदे के लिए, अपने जाती फायदे के लिए ताकत ज्यादा दे दी, कानून में तब्दीली करके, ठीक है, उनको ज्यादा ताकत दे दी। और फिर क्या हुआ जी? ओवरलैप विद द सूडान आर्म फोर्सेस, के उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया SAF के साथ। जो सूडान की आर्म फोर्सेस थी उनका कॉन्फ्लिक्ट उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ स्टार्ट हो गया जिनको उन्होंने अपने फायदे के लिए पावर दी। अभी ये मजीद हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे उन्होंने किया। इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि जो बशीर साहब हैं उन्होंने किसके ऊपर रिलाई किया जी? मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर रिलाई किया। अब 2003 के अंदर यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है, ठीक है, 2003 के अंदर, यानी आप कह लें एक और सिविल वॉर होती है। अब वो हुकूमत की नहीं है सिविल वॉर, यानी कि कोई ग्रुप्स थे जो हुकूमत के खिलाफ सूडान के अंदर लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बजाय इसके जो बशीर साहब हैं वो क्या करते? फौज का इस्तेमाल करते। उन्होंने फौज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो बागी थे, रिबिलियंस थे, ठीक है, जो अरब ट्राइब्स थे बेसिकली, जिनको जनवीद का नाम दिया गया है, ठीक है, ये जनवीद जो थे इनको इस्तेमाल किया उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। अब ये उसमें ऐड हो रहा है। एक तो पहले उन्होंने कुछ पावर दी, दूसरा फिर अब क्या कर रहे हैं कि जो सिविल एक कोई आप कह लें वॉर हुई, लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर जो है उन्होंने जनवीद को शामिल किया जो अरब थे, और उनको क्या किया? बाद में फिर जो है उनको ताकत दे दी। अब जो कि असल में क्या थे, अगर हम देखते हैं तो वो असल में तो बागी थे, वो खुद भी तो पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो मुजाहिदीन थे, ठीक है जी। और मुजाहिदीन को इन्होंने क्या किया जी? एक दूसरे मुजाहिदीन ग्रुप के साथ लड़ाई में लगवा दिया, और फिर जब उनके फायदे के लिए मुजाहिदीन जीत गए तो उन्होंने क्या किया? मुजाहिदीन को भी फौज का दर्जा दे दिया। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। फिर मजीद आगे अगर हम देखते हैं तो फिर उसके बाद यानी कि क्या हुआ कि वो जो दारफूल कॉन्फ्लिक्ट था, जो अगर इस मैप में आप देखिए तो यहां पे इस जगह पे यहां पे ये एरिया आता है जो कि वेस्टर्न यहाँ पे सूडान का एरिया है, और ये थोड़ा गरीब है, यहाँ पे अरब कबाइल भी मौजूद हैं। तो इन्होंने क्या किया जी? बशीर साहब ने, जो वहाँ के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, रीब्रांडेड जनवीद ऐसा रैपिड सपोर्ट फोर्स, कि ये जो RSF बनी, इसको RSF किसने बनाया? मुल्क के सदर साहब जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको बना दिया, इसको RSF बाकायदा एक फौज बना दिया, क्योंकि इनको इससे फायदा हुआ। हालांकि ये बागी थे, लेकिन क्योंकि बागी जो हैं वो इनके हक में लड़े, और जो ग्रुप्स थे उसके अंदर सूडान के अंदर उनके अगेंस्ट लड़े, तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया जी? इनको भी प्रॉपर जो है वो एक फौज का दर्जा दे दिया। रेगुलराइज पैरामिलिट्री फोर्स इन 2013, ठीक है, और यानी कि 2003 का ये कॉन्फ्लिक्ट चला, बात समझ रहे हैं, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। वो अपना आहिस्ता 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 अपना असर सुख बढ़ाती रही, और सदर साहब उनको इजाजत देते रहे। फिर 2013 के अंदर एक लॉ पास किया गया असेंबली से, ठीक है, जो बराए नाम असेंबली मानी जाती थी, तो बराए नाम असेंबली से एक लॉ पास किया गया, और उसके तहत, उस लॉ के तहत RSF जो है इसको बाकायदा एक फोर्स का दर्जा दे दिया गया, जो कि उस टाइम के मुजाहिदीन आप कह लें। और इनको क्या किया गया जी? अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस के अंडर कर दिया गया, ठीक है, यानी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के तहत इनको दे दिया गया। ये जिसकी लाठी उसकी बहस वाली बात हुई कि आप जो मर्जी करें, मुजाहिदीन को भी उठा के तो उस तरह से, तो खैर वो मुजाहिदीन तो नहीं थे, वहां पे तो दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा, अब ये वजह बनी किसकी जी? ये राइवलरी बनी बिटवीन SAF और RSF, और ये फिर इंटेंसिफाइड होती रही, ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो बढ़ती रही।
और फिर क्या हुआ कि फिर वक्त के साथ साथ ये जो आरएसएफ थी जिसको अलग से जो है वो बाकायदा तौर पे पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया गया था, बशीर साहब ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि ये उनको फायदा दे रही थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने आर्मी जो है उसको बाईपास किया, इस डर से कि भाई आर्मी जो है वो, अगर आज मैंने जो है वो मार्शल लॉ लगाया है तो कल कोई और लगा लेगा, दूसरा जो आएगा, तो उससे बेहतर यही है कि हम क्या करें। जैसे ईरान के अंदर भी उन्होंने यही काम किया था। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने इस एक अलग से फोर्स बना दी जो कि फौज को रोकेगी, किससे, मार्शल लॉ लगाने से। तो उन्होंने डायरेक्ट कमांड में 2017 के अंदर एक लॉ के तहत इसको भी कर लिया और इसको इक्वल इंस्टीट्यूशनल फुटेज दे दी अब एसएएफ के साथ। अब यहां से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है वो गहरा हो गया कि पहले आपने क्या किया, 2003 में जो है स्टेप 1 के अंदर आपने इनको बागियों से लड़वाया, ठीक है, यानी आरएसएफ जो है इसको बागियों से लड़वाया। उसके बाद 2013 के अंदर आपने इसे क्या किया जी, एक मिलिट्री फोर्स बना दिया। फिर उसके बाद 2017 में आपने क्या किया, इसे बाकायदा अपने अंडर कर लिया, यानी सदर के अंडर डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब और साथ में आर्मी के साथ बराबरी शुरू हो गई एक ग्रुप की जो कि उस तरह से ट्रेंड भी नहीं था, ये भी उनके ऊपर एक इल्जाम है, और ना ही उस काम के लिए बना था जैसे आर्मी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो अल्टीमेटली फिर यहां पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो शदीद होना स्टार्ट हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आर्मी का स्ट्रक्चर को आप खराब करके एक बाहर से जो है वो फौज लेके आए दहशतगर्दों की, और उसे अपने फायदे के लिए आप क्या करें जी, उसे भी अपने फायदे के लिए फौज बना दें। लेकिन दूसरा साइड से सदर साहब का ये कहना था कि भाई जो हमारे मुल्क के हालात हैं अल्टीमेटली वो ऐसे हैं, बार बार मार्शल लॉ लगता है, तो उससे बेहतर है कि हम एक अलग से फोर्स क्रिएट करें। तो ये रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो राइवलरी है इसके अंदर हमें मजीद क्या देखने को मिलता है, यानी जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी के अंदर हमें ट्राइबल एलिमेंट भी देखने को मिलता है एक, यानी कि आप कह लें जो हल्के हैं, जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो कि कबीले होते हैं वहाँ पे सूडान के अंदर खास करके कबीला सिस्टम है, जैसे अरब के कुछ कबीले वहाँ पे आबाद हैं, अफ्रीकन आबाद हैं, इस तरह से तो डिफरेंट कबीले हैं, तो वो ट्राइब्स जो हैं उसका डायमेंशन भी है। जैसे कि एसएएफ वाले जो हैं ये अरब ट्राइब्स नॉर्थ से है, ठीक है, ये हैं तो ये भी अरब ट्राइब लेकिन है नॉर्थ से, शुमाल से। दूसरी साइड पे आरएसएफ जो है वो भी अरब ट्राइब है और वो दरफूर से है, वेस्टर्न साइड से है, यानी एक इस साइड से है यहां पे और एक इस साइड पे। अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करें तो जो एसएएफ की आर्मी है वो इस साइड के अरब हैं अरब दोनों, मेजॉरिटी में, सारे नहीं मेजॉरिटी में, और खास करके जो टॉप सीट्स के ऊपर है। और ये कैसे है, इनको भी जो है सदर साहब ने खुद अपनी मर्जी से लगाया। अब उन्होंने क्यों लगाया अपनी मर्जी से कि भाई उन्होंने अरबों को जो है वो अफ्रीकन के ऊपर फोकियत दी और अरबों को ही प्रमोट करते रहे, ये जो है देखने की बात है। तो यहां पे आरएसएफ जो है वो साउथ की साइड से है या वेस्ट की साइड से है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में भी एक राइवलरी इस तरह से पैदा हो रही है कि ये भी अरब, तो अरबों का आपस का ये कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें, क्योंकि दोनों टॉप पोजीशंस पे जो है अरब ही बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर जो है उनकी रेगुलर आर्मी हो। इसमें हमें ट्राइबल एलिमेंट भी देखने को मिलता है। और दो ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं, एक है जी हमदीस रिजगट ट्राइब है, ठीक है जी, रेजिगट ट्राइब, और दूसरा है महरिया क्लैंग। और उसी के अंदर यानी कि ये स्पेशली महरिया क्लैंग है जिसका लिंक माना जाता है कि सदर साहब से डायरेक्ट है, तो उन्होंने जो है इसको बहुत ज्यादा भर्ती किया। तो ये दो ट्राइब्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बोथ हैव इंपॉर्टेंट अलाइज। अब इन दोनों के यानी कि जो दोनों फोर्सेस हैं, दोनों एक साइड पे एसएएफ है और दूसरी साइड पे जो है वो आरएसएफ है, इन दोनों की जो है वो आपस की सपोर्ट भी मौजूद है। अब जो हमदती है, ठीक है, जो एक लीडर है उसकी सपोर्ट कहां से है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से है और प्लस रशिया से है, यानी वो अपनी सपोर्ट यहां से हासिल कर रहा है, यूएई से और रशिया से। दूसरी साइड पे जो बुरहान ग्रुप है वो कहां से हासिल कर रहा है जी, उसके पहले से रवाबित है मिस्र के साथ, जो कि उन्हीं का जो है वो हमसाया मुल्क है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की आपसी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ जो दोनों जनरल्स हैं, ठीक है जी, दोनों जनरल्स के पास मुल्क के अंदर भी सपोर्ट मौजूद है। अल्टीमेटली सपोर्ट मौजूद ना हो तो फिर इतनी लंबी जंग हो भी नहीं सकती, जंग करने की जरूरत ही नहीं होती कि जब तक आपका सपोर्ट ना हो। अब जो दोनों जनरल्स हैं उनके पास डोमेस्टिक अलाइज मौजूद हैं। वो कैसे हैं, जो बुरहान ग्रुप है ये इस्लामिस्ट को प्रमोट करता है और ये पहले हुकूमत का हिस्सा भी रहे। तो बशीर साहब जो हैं उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने असल में इनको हिस्सेदार बनाए रखा हुकूमत के अंदर, तो इसलिए ये हुकूमत का हिस्सा रहे और पावरफुल पोजीशंस पे भी मौजूद हैं, ठीक है, और ये की पोजीशंस के ऊपर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो हमदती ग्रुप है उनका जो रूरल फार्मर्स हैं, जो किसान हैं उस मुल्क के, ठीक है, सूडान के जो किसान हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो हमदती ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों की एक सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है।
और ये जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ ये किस वजह से हुआ, ये ड्यू टू फेलियर ऑफ रिजॉल्व टेंशंस बिटवीन बुरहान एंड हमदती, कि इन दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे हुकूमत को लेके और कुछ जो है वो नई चीजों को लेके, जैसे एक नया ट्रांजिशनल अकॉर्ड उन्होंने बनाना था, नेगोशिएशंस इसके ऊपर चल रही थी कि अब मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है और किस तरह से किसके पास पावर होगी। तो अल्टीमेटली एक ये चाह रहा था कि उसके पास एक्चुअल में आर्मी की पावर वापस आए, दूसरा ये चाह रहा था कि हम अपना जो स्टेटस है उसी तरह से बहाल रखें। तो ऐसे में वो जो बातचीत हो रही थी वो क्या हो गई, फेल। तो वो फेल हुई, तो इस वजह से फिर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक से स्टार्ट हो गया। अब ये तो सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट था। अब अगर हम देखते हैं जी एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटकम्स ऑफ वॉर क्या हो सकते हैं, कि जो स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि भाई इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेक्टेड आउटकम ये हो सकता है कि रीजनल पावर्स जो हैं, जैसे इजिप्ट है, लीबिया है, इथोपिया है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, कुड बिकम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये लंबा चलेगा तो ये जो हमसाया ममालिक हैं, ये हमसाया ममालिक इसमें साथ में शामिल हो जाएंगे। तो इससे ये एक बड़ी वॉर बन जाएगी अफ्रीका के अंदर। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट लाइकली अदर ग्रुप्स विल ज्वाइन, कि सूडान के अंदर पहले से बहुत से जिहादी ग्रुप भी मौजूद हैं और दूसरे ग्रुप्स भी मौजूद हैं, आपको पता है अफ्रीका के अंदर, तो वो ग्रुप भी से ज्वाइन कर लेंगे, जिससे मजीद जो है ये वॉर फैलेगी। थर्ड क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, कि मे एस्केलेट एंड लीड टू फेल स्टेट, कि ये एक फेल स्टेट की तरफ सूडान चला जाए और एक डिफेक्टो कंट्रीज जो हैं उसका चलाएं। यानी कि अब इसका मतलब यही है कि फिर दूसरे ममालिक उसका इख्तियार होगा। अब यहां पे फिर जो है वो कठपुतली हुकूमतें होंगी, फिर दूसरे ममालिक उसका जो है मल्टीपल कंट्रीज जो है उसका इख्तियार चलाएंगे, और साथ में इल डिफाइंड बॉर्डर्स हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अब जैसे एक फिक्स बॉर्डर्स हैं, तो अल्टीमेटली जब इतने ग्रुप्स वहां पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर फिक्स बॉर्डर नहीं रहेगा, फिर आना जाना फिर जो है मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे मजीद अफ्रीका के अंदर टेंशन फैलेंगी और मिलिटेंसी फैलेगी दुनिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से वेस्टर्न और रीजनल पावर्स जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो अवॉइड करें इसमें पार्ट लेने से, किसी भी साइड से, चाहे वो एक साइड है आर्मी की साइड है या रेंजर्स की साइड है, किसी भी साइड ना जाएं, बल्कि वो ये कोशिश करें कि इसको सुलझाया जाए, ना कि इसका हिस्सा बना जाए। और इसी तरह से सजेशंस क्या दे रही है वर्ल्ड कम्युनिटी या वर्ल्ड स्कॉलर्स जो है वो कुछ सजेशंस भी दे रहे हैं। पहला सजेशन क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको अपना हिस्सा लेना चाहिए और एक सीज फायर की तरफ जाना चाहिए, ताकि हालात नॉर्मल हो सके, ताकि सिविलियन कंट्रोल आ सके। सबसे पहला सजेशन। दूसरा है सिविल सोसाइटी जो है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं और रीजनल पावर्स जो हैं, वो कोशिश करें कि सिविल रूल यहाँ पे आ सके, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज अपना रोल प्ले कर सकते हैं। थर्ड क्या सजेशन है जी, कि सिविलियन लीड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो सिविलियन लीड गवर्नमेंट जो ये सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, और ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिससे ये जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ये अकाउंटेबल हो सके सिविलियन इदारों के। यही आज पाकिस्तान के हालात भी बने हुए हैं और पाकिस्तान को भी ऐसा ही चाहिए एक्चुअली में। और फोर और लास्ट क्या हो सकता है जी, अगर ये सब नहीं होता तो अल्टीमेटली ये एक लंबी ब्लडी वॉर जो है वो हो जाएगी, ये खूनी जंग जो है वो हो जाएगी अफ्रीका के अंदर, और जो कि बाकी इलाकों को भी अपने लपेट में लेगी, जिससे हालात मजीद ख़राब होंगे, दुनिया के बेहतर नहीं हो सकते। तो ये कुछ सजेशंस थी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो जो सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो गया, जो एक्चुअली में दो जनरल्स के बीच में है। ठीक है, और एक जो है आप कह लें जनरल जो है वो ये कह रहा है कि आर्मी की वहाँ पर हुकूमत होनी चाहिए या उसकी सरपरस्ती होनी चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमें अब बना तो दिया रूल्स के तहत, अब हम अगर रेंजर्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो अब हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो बराबर की हिस्सेदारी आर्मी किसी को नहीं देना चाह रही एक्चुअली में, प्रॉब्लम वहां पे ये है। ठीक है, अब देखते हैं उसका क्या जो है वो निकलता आगे। तो आप फीडबैक के लिए जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अगर इस तरह की मजीद जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स के इश्यूज़ भी आप जो है वो चाहते हैं तो। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।